देखो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि अब दिसंबर आ गया है। दिसंबर आ गया है, सब लोग पूरी ताकत लगाना शुरू कर दो। देखो, मैंने शुरू कर दिया है, आपने देख लिया होगा। आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने लगा हूं, आपके लिए थ्योरी रिवीजन सीट बनाने लगा हूं। मैंने आपको दिया भी था, है ना? कल मैंने आपको लिक्विड सोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स, सब लोगों ने शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम पे जाके? सब लोगों ने शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लिए लिक्विड सोल्यूशन के टेलीग्राम पे जाके? कर लिए? हाँ, इसके प्रिंट आउट निकाल लो। इसका एक प्रिंट आउट निकालो और थ्योरी रिवीजन सीट के दो निकालो, 2 या 3। क्यों? जब आप उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद इस थ्योरी रिवीजन सीट को करोगे, उसके बाद इस थ्योरी रिवीजन सीट को करोगे, जैसे थ्योरी आपकी पक्की हो जाए, तो आपने इससे रिवाइज किया या सीएसडी से रिवाइज किया। जैसे आप तो बैच के बच्चे हो, तो आपके पास तो सीएसडी भी है, ये भी है। तो मान लो आपने इससे रिवाइज किया, फिर थ्योरी रिवीजन सीट कर ली, फिर रिवाइज किया, फिर थ्योरी रिवीजन सीट कर ली। इस तरह से आपको काम करना है। तो थ्योरी रिवीजन सीट की आप एक से ज्यादा कॉपी निकालें। आप चाहें तो जैसे बच्चे निकालते हैं ना, कि A4 साइज के पेज में, एक पेज में 4 कॉपी निकाल देते हैं, उसको श्रिंक करके, छोटा करके, उसको श्रिंक करके, छोटा करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, थ्योरी रिवीजन सिंक सीरीज को सिंक कर लें। इसको मत सिंक करो, इसको मत सिंक करो, शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि ये 2 ही पेज में। थ्योरी रिवीजन सीट को सिंक कर लो आप, है ना? तो एक ही पेज में आ जाएगी, एक ही पेज में आ जाएगी। तो 2-3 कॉपी निकाल लो सिंक करके। A4 साइज के 4 पेज एक पेज में आ जाएंगे, 1-4-1-4 करके। ठीक है ना? तो इस तरह से आप रिवीजन करते रहो। मैं आपको सब कुछ देता रहूंगा, मैं आपकी केमिस्ट्री को बेस्ट कर दूंगा लास्ट तक जाते जाते। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब कुछ। अभी फिजिकल की दे रहा हूं, फिर ऑर्गेनिक की भी सीट दूंगा, इसी तरह की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है? तो ये सब काम आप पूरा करते रहो। लौंडे बहुत बदमाश होते हैं। क्रिस कह रहा है, सर आप पूरे कानपुर में आप ही स्मार्ट लग रहे हो, देख रहे हो? अरे यार, तुम लोग पेड़ पे मत चढ़ाओ, है ना? तो ये करना है आपको। खुश रहो बेटा गौतम, खुश रहो। ठीक है? ये बात समझ गए सब लोग? हाँ, आदर्श बेटा टेंशन ना लो, सब कुछ मिलेगा। हाँ, वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको सीट दी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन करते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सब लोग रेडी हो जाए, सब लोग रेडी हो जाए। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन करते हैं।
कहाँ गई कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट? ये आ गई। चलो बताओ भाई आंसर सब लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ अल्कोहल में आएगा बेटा, हसन अल्कोहल में। पहले क्वेश्चन का आंसर दो। अब देखो मैंने पूछा है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी। ये क्या है? प्राइमरी, प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद रेजोनेंस है। तो यार ये SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी शो कर सकता है। क्यों? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद रेजोनेंस है। अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? आपको पता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये सॉल्वेंट कैसा है? ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये सब किसको फेवर कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर कर रहा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगी? ये रिएक्शन SN2 मेथड से होगी। ये रिएक्शन कैसे होगी? SN2 मेथड से। अंकुश आपका कमेंट देख रहे हैं, बताओ बेटा अंकुश क्या कह रहे हो? जल्दी आएंगे बेटा बैच में। हाँ मैम आएंगे, बात हो रही है, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आएंगे, परेशान ना हो। अब देखो ये अल्काइल हैलाइड है, अब इस पर मैंने अल्कोहल डाला है। अब ये रिएक्शन में बनेगा क्या? क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? ये वीक न्यूक्लियोफाइल है ना? ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये पोलर अप्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये दोनों किसको प्रीफर कर रहे हैं? SN1 को कर रहे हैं। और ये क्या है? टर्सरी है, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो सारी चीजें SN1 को प्रीफर कर रही है। अब SN1 को प्रीफर कर रही है तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। इस पर बैक अटैक भी होगा, फ्रंट अटैक भी होगा। तो जब फ्रंट अटैक हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, जब बैक अटैक हुआ तो ये प्रोडक्ट बना। इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या है? दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। बेटा संकल्प वो एक साथ पढ़ाऊंगा। संकल्प कह रहा सर फिजिकल प्रॉपर्टी सारी एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे आपके पास एक जगह पे नोट रहे तो तुम दोनों में कंपेयर कर पाओगे, वैसे बच्चे कंपेयर नहीं कर पाते, एक की फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरे में जाते जाते भूल जाते हैं। ठीक है? तो बात समझ पाए? ये क्या है? SN1 क्यों? वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और टर्सरी भी है। तो दोनों बनेंगे, फ्रंट अटैक भी होगा, बैक अटैक भी होगा। अब इसको करो, सेलेक्ट बेटर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेटर लीविंग ग्रुप। अब बेटर न्यूक्लियोफाइल भी हो और बेटर लीविंग ग्रुप भी हो, तो मैंने आपको पढ़ाया था डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप लीविंग टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप लीविंग टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है, लीविंग टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? आई। क्यों? क्योंकि ये बॉटम वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। आप चेक करो लिविंग ग्रुप में ये सब पढ़ा रखा है, आप चेक करिए लिविंग ग्रुप में ये सब पढ़ा रखा है। तो बेटा क्या होगा? आई निगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप भी है, बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। अब इसको करो, अब ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा? दो रिएक्शन। देखो ये कैसा है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और साथ साथ में कैसा है? बल्की भी है। स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्की है, तो E2 को फेवर करेगा। भाई स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बल्की भी है, और मैंने कहा था जैसे ही बल्की हो जाएगा E2 रिएक्शन को फेवर करेगा। ऊपर से टर्सरी भी है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मगर बल्की भी है, तो ये E2 को फेवर करेगा, और E2 को फेवर करेगा तो एल्कीन बनेगा। अच्छा अब यहां चेक करो, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस तो ये वीक है, वीकेस्ट बेस है।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN2 को फेवर करेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड, जब SN2 को फेवर करेगा तो एल्काइल आयोडाइड। ये देखो, तो A एल्कीन होगा, B एल्काइल आयोडाइड होगा, बोथ आर सो SN2 गलत, एक E2 शो कर रहा है, बोथ आर सो E2 गलत, ये सही है, ई आंसर। गुड मॉर्निंग बेटा, ई आंसर सही है। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म का नेम बताना है। इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी। अब बताओ, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 होगी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 होगी, है कि नहीं। अब देखो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मगर ये बल्की है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड प्लस बल्की। अब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड प्लस बल्की है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 को फेवर कर रहा है, मगर E2 भी हो सकती है। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यदि बल्की है तो प्रीफर किसको करता है, E2 को। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यदि बल्की है तो E2 को फेवर करेगा, E2 को फेवर करेगा। अब ये देखो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड और वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये किसको फेवर करेगा, SN1 को। क्यों, क्योंकि ये बेस है ही नहीं, तो ये किसको फेवर करेगा, SN1 को। ना तो SN2 हो सकती है, ना E2 हो सकती है भाई, ना तो SN2 हो सकती, ना E2, क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। अब देखो, ये भी टर्सरी है, चेक करो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये कंफर्म है कि E2 को फेवर करेगा, SN1 हो नहीं सकती, स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2 हो नहीं सकती, क्यों, टर्सरी है, तो E2 होगी, क्यों, E2 होगी, E2 होगी। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। अब मैं आ जाता हूं वापस जो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था हेलो एरीन। हेलो एरीन में मैंने कुछ हेलो एरीन आपको बताया, कुछ कॉमन नेम बताए, फिर मैंने पढ़ाया सेंड मेयर रिएक्शन, ये देखो, फिर मैंने आपको पढ़ाया गैटरमैन रिएक्शन, ये देखिए, और उनके क्वेश्चन कराए। अब इसके बाद जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कराए। अब इसके बाद बच्चों जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये पीछे हो चुके हैं, मगर मैं एक एक करके उन सबको करा दे रहा हूं क्वेश्चन वाइज। जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये सब पीछे हो चुके हैं, इसमें से कोई ऐसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है जो नया है। नया वाला मैंने कल ही पढ़ा दिया था, नए वाले मैंने कल ही पढ़ा दिए थे। देखो, अब आप किससे बनाओगे एरोमेटिक, तो आप किससे बना सकते हो, आपको पता है कि आप किससे बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड बनाना है, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड है ना, तो आप एल्केन से बना सकते हो, एल्केन से बना सकते हो, एल्कीन से बना सकते हो, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, एल्कीन से बना सकते हो, एल्केन से बना सकते हो, हर की नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, हंस डिकर रिएक्शन याद है, हंस डिकर रिएक्शन याद है कि भूल गए, है, इससे आप बना सकते हो कि हाँ भाई बना लो, आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है, आप एल्काइल हैलाइड बना लोगे, इस मैकेनिज्म को बताया हुआ है। तो अब एक एक करके आपको कराता हूं, आप उसको बस करते जाइए, है ना। बेंजीन से बना सकते हो, एल्केन में बेंजीन आ गया, एरोमेटिक एल्केन। अब एक एक करके हम लोग इन सबको करते हैं। देखो, आप बस बताइएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन,
आपको बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। अब उससे देखो कैसे बनाओगे। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Cl पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? बस रिंग पे ऐड हो जाएगा। आंसर बताओ बेटा। हसन SN1 इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें SN1 क्यों नहीं है? इसमें जरा ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि ये स्ट्रॉन्ग ना होता तो SN1 हो जाती। जैसे इसमें देखो SN1 क्यों है और इसमें देखो। भाई इसमें और इसमें अंतर किस बात का है? बस इसी चीज का तो अंतर है, एल्काइल हाइड तो सेम है। तो ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बेस होता ही नहीं है। यदि इसके पास बेसिक करेक्टर होता तो ये E2 करता, मगर अब ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वाटर बेस थोड़ी हो सकता है, इसलिए SN1 कर गया। अब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो E2 करेगा ना, एलिमिनेशन करेगा। ये SN1 कैसे करेगा? समझ गया हसन? अब आ जाइए एक एक करके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। बताओ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ नोट करने का टाइम देंगे। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Cl पॉजिटिव। बस लगा दो, बन गया देखो क्लोरोबेंजीन, बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ये देखो। अब इसका बताओ, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? ये तो हेलोजिनेशन है ना, हेलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? ये पढ़ा रखा है पीछे, बेंजीन का हेलोजिनेशन करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? रिंग पे अटैच हो जाएगा, रिंग पे अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। अब यहां बताओ यहां क्या होगा? अब देखो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। कहां अटैक होगा? बेंजीन है तो सिमेट्री है, चाहे जहां अटैक करो, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। यहां बताओ, यहां पर भी आयोडीन है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या बात समझ पा रहे हो सब लोग? क्वेश्चन नंबर 5 CB में ऑप्शन वाले में पॉलीप्रोटिक एसिड टू SN2 नहीं है, होनी चाहिए। देख लेंगे बेटा प्रिंस, आपका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। क्या आप डाउट पूछ रहे हो? आप डाउट क्या पूछ रहे हो अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ा लेने दो। क्लियर है? अब इसको बताओ, सारे बच्चे बताएं। अब देखो टाइल्यूइन पर क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो टाइल्यूइन क्या होता है? टाइल्यूइन क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप प्लस R ग्रुप होते हैं, है ना? ध्यान है? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Cl पॉजिटिव। कहां पे लगाओगे? आर्थो पे पैरा पे। तो एक बार क्या लगाओगे? आर्थो पे लगाओगे, एक बार क्या करोगे? पैरा पे लगाओगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मेजर कौन होगा? पैरा वाला। क्यों? यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं, ये दोनों अगल बगल हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। हाँ, अब ये कैसा ग्रुप है? ये -R है। -R क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्थो पैरा पे प्लस लाते हैं, तो प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? यहां। क्यों? रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है। भाई ये प्लस है तो इसके पास माइनस है, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है तो यहां अटैक करेगा। बताइए सारे बच्चे, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो हेलोजिनेशन हो रहा है और हमारे एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। ये टाइल्यूइन पे कराया और वो हमने एल्केन पे कराया। कर लोगे सब लोग? कर लोगे? ये रिएक्शन आपको पीछे पढ़ाई थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में। ध्यान है सबको कि अल्कोहल की रिएक्शन
PCl5 से करोगे तो RCl POCl3 HCl बनेगा। याद है सबको? तो ये देखो, ये तो अब क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा? POCl3 और साथ में क्या बनेगा? HCl, है ना? तो फिनॉल से कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। फिनॉल से कैसे बनाओगे आप? इस तरह से बनाओगे। नेक्स्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग क्या करो? क्वेश्चन करो। गाटरमैन रिएक्शन, तो ये क्या होता है? मैंने पढ़ाया है कि डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब आप यहां पे प्लस मान के चलो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl निगेटिव, लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? X निगेटिव, लग जाएगा। ये देखो, गाटरमैन में हो गया। क्वेश्चन करो। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट में प्लस यहां बना, न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl, लगा दो। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br, लगा दो। क्यों? डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ नहीं करना है, यहां पे या तो प्लस बनता है या फ्री रेडिकल बनता है, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो पॉजिटिव पे क्या है? माइनस ऐड होना है। Br माइनस है, ऐड हो गया। बताओ भाई, इसका आंसर सब लोग बताओ। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, आंसर बताओ क्या बनेगा? सेंडमेयर रिएक्शन, आंसर बताओ क्या बनेगा? बस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, ऐसे। अब सेंडमेयर रिएक्शन में कौन कौन ले सकते हो? आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। या तो क्लोरीनेशन होगा, या ब्रोमिनेशन होगा, या बच्चों क्या होगा? साइनोर। बस ये तीन रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन होती हैं। ये तीन रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन होती हैं। ये देखो, हाँ इसमें HX भी होगा, ऐसे। ये तीन रिएक्शन हमारी सेंडमेयर रिएक्शन होती हैं। डिटेल में कल कर चुका हूं, आज तो क्वेश्चन चल रहा है। अब बताओ इसका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दो। अरे यार, पता नहीं क्या बात है, गर्दन दर्द कर रही। न्यूक्लियोफाइल बताओ। Cl है, Cl लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Br लग जाएगा। ये देखो, है कि नहीं? देख लो भाई, न्यूक्लियोफाइल Cl है, Cl लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल Br है, Br लग जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? F लग जाएगा। बस ईल्ड पुअर आएगी, मतलब बहुत अच्छी ईल्ड नहीं आती है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडीन लग जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट में बस न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो। डाइजोनियम सॉल्ट में बस न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो। अब बेस्ट मेथड कौन सा है? ये आपको ध्यान होगा, मैंने कल ये पढ़ाया है। बेस्ट मेथड, आयोडोनेशन का बेस्ट मेथड ये होता है। इसमें ईल्ड हमारी क्या होती है? अच्छी होती है। ये देखो, और कॉन्सेप्ट वही है। आप न्यूक्लियोफाइल देखो बस चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो। अब ये देखो, ये बेस्ट मेथड है फ्लोराइड का, कल पढ़ाया था। बेस्ट मेथड फॉर फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें ईल्ड अच्छी आती है। बनाया मैंने पीछे कॉपर वाले से भी है, मगर उसमें ईल्ड अच्छी नहीं आती, ईल्ड अच्छी इसमें आती है। और करना क्या है? बस न्यूक्लियोफाइल देखो, लगा दो। अब देखो, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। ये क्या है? हंस डिकर रिएक्शन है। हंस डिकर रिएक्शन, इसमें क्या होता है?
इसमें सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये पूरा का पूरा Cl में रिप्लेस हो जाता है। ऐसे ऐसे इस तरह से क्या क्या बनता है देखो, ये चला जाता है CO2 में और ये चला जाता है AgCl में, और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और ये उड़ जाता है क्योंकि गैस है। ये देखिए, ये हंस डिकर रिएक्शन है, पीछे पड़ चुके हो। हंस डिकर रिएक्शन सिर्फ दो चीजें देते हैं, एक Cl देता है, एक Br देता है, आयोडीन नहीं देगा। ये देखो, आप इसमें Br2 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो वही बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया, CO2 निकल गया और AgBr बन गया। और AgBr का येलो प्रेसिपिटेट होता है। AgBr और AgI का येलो प्रेसिपिटेट, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। हेंस डिकर रिएक्शन आपको मैंने पढ़ाई थी किस पर, अल्काइल लाइट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। नेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन कर लो। तो हंस डिकर रिएक्शन का एग्जांपल है, तो हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है, Br लग जाता है और क्या क्या निकलेगा बच्चों, क्या क्या निकलेगा, CO2 और AgBr। ये CO2 निकल गया, ये AgBr। अब ये, अच्छा ये तो दोनों एक ही चीज है, अच्छा नहीं यहां पे CH3 लगा है, तो वही आंसर आएगा, बस क्या बन जाएगा, पैरा टाइलुइन, पैरा ब्रोमोटाइलुइन। क्यों, क्योंकि यहां नीचे CH3 है, तो पैरा ब्रोमोटाइलुइन बन जाएगा। मगर कॉन्सेप्ट वही है, हंस डिकर रिएक्शन है, इस जगह पे अपना Br लग जाएगा, इस जगह पे अपना Br लग जाएगा। तो देखो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मैंने बता दिए जिससे हैलोजिनेशन हो सकता था बचे हुए, और ये सारे मैं पीछे पढ़ा चुका था, इसलिए क्वेश्चन वाइज कराए, इसलिए हम लोगों ने क्या किए बच्चों, क्वेश्चन वाइज किए कि हाँ भाई क्वेश्चन वाइज आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, हुसैन पूछ रहा है इक्वस और अल्कोहलिक में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो एक हुसैन का डाउट बता देता हूं, देखिए गौर से देखो, एक डाउट है बच्चे का, सबको बता देता हूं। एक होता है इक्वस KOH। इक्वस KOH का मतलब होता है वाटर प्लस KOH, और वाटर प्लस KOH का मतलब होता है ये KOH। KOH ऐसे ब्रेक होगा, है ना। अब देखो जरा इसका और उसका मतलब क्या है। अच्छा, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, एक बच्चा यही डाउट पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल ले लिया, प्लस KOH। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूं, गौर से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो जैसे ये हमारा माइनस चार्ज है, अब इस माइनस चार्ज के चारों ओर वाटर का प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर में डाइपोल है, ऐसे वाटर का प्लस चार्ज इसके चारों ओर आ जाता है, ऐसे हाइड्रेशन करके, ऐसे ऐसे, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। क्यों, क्योंकि वाटर डाइपोल है, ऐसे।
ऐसे। इससे होता क्या है, ये देखो, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। ये एक बल्क बन गया। तो नेकेड OH आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेकेड OH आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करता है। नेकेड OH आयन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करता है, तो जो भी रिएक्शन करेगा हाइड्रेटेड आयन रिएक्शन करेगा। अब हाइड्रेटेड आयन कैसा होता है, बल्की। बल्की होने की वजह से, बल्की होने की वजह से ये क्या होता है, इसकी वीकनेस मतलब पावर कम हो जाती है, बेसिक पावर, बेसिक पावर कम हो जाती है। तो बल्की होने की वजह से इसकी बेसिक पावर कम हो जाती है। और यही जब हम अल्कोहल के साथ लगाते हैं तो अल्कोहल इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में एक तरफ अल्काइल हैलाइड है जो नॉन पोलर है, अल्कोहल में एक तरफ अल्काइल हैलाइड है जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है उसके पास बल्कनेस ज्यादा है। तो वो क्या करता है, वो छोटा हाइड्रेट आयन बनाता है। ऐसा नहीं कि वो जुड़ता नहीं है, वो भी जुड़ता है, मगर वो छोटा हाइड्रेट आयन बनाता है, बहुत छोटा। ये देखो ऐसे, जिसकी वजह से ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, गौर से देखना, अल्कोहल क्या करता है, दो काम करता है। एक तो इसके चारों ओर एक्युमुलेट नहीं होता है, और दूसरा, दूसरा गौर से समझना, दूसरा, ओफो एक मिनट, आंख में कुछ चला गया, एक मिनट रुको। देखो, अल्कोहल जो होता है वो बेसिक पावर को इंक्रीज करता है, बेसिक पावर को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, दो तरीके से, दो तरीके से। पहला, कम कम हाइड्रेशन करके, कम बल्कि होता है, कम बल्कि OH आयन बनाता है, और साथ साथ में वो, गौर से देखना, ये जो अल्कोहल है इससे OH आयन एसिड और इस तरह का बेस जनरेट करेगा, और ये बेस जो है OH आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये OH आयन से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होता है। ये देखो, ये देखो, तो ये दो काम करता है। क्या दो काम करेगा, ये डाउट बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। एक बच्चे का डाउट था कि अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, अल्कोहलिक KOH जो होता है एक्वस KOH के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसीलिए जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो तो अल्कोहलिक KOH लेते हो, एक्वस KOH नहीं लेते हो।
तो इसका डाउट का आंसर क्या आया? अल्कोहलिक KOH जो है वो इक्वस KOH से स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। डाउट क्लियर हो गया? E2 रिएक्शन में आप वही करते हो, जब हमको एलिमिनेशन कराना होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो इसीलिए जब आप एलिमिनेशन कराते हो तो आप क्या लेते हो? आप लेते हो अल्कोहलिक KOH। और जब आप सब्स्टिट्यूशन करा रहे होते हो तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, तब हम इक्वस KOH यूज कर रहे होते हैं। चलो अब आपका डाउट खत्म हुआ, अब मैं आगे पढ़ाता हूं। अब देखो अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में किसकी? क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्लोरोबेंजीन के पास ऐसा क्या क्या है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। क्लोरोबेंजीन के पास ऐसा क्या है जिससे ये रिएक्शन करे? गौर से देखिए सारे लोग, क्लोरोबेंजीन के पास ऐसा क्या है कि ये रिएक्शन करे? सब लोग देखो, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इसके पास ऐसा क्या है कि ये रिएक्शन करे? देखो यदि हम लोग अच्छे से ध्यान दें तो ये फिगर का मतलब है ये फिगर, इस फिगर का क्या मतलब है? ये फिगर। सारे बच्चे जरा गौर से ध्यान देंगे, इस फिगर का मतलब ये फिगर है। ये फिगर है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे है, ये फिगर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर। ये देखो क्लोरोबेंजीन का मतलब ये है। अब यार ये पार्सली डबल बॉन्ड है, अब पार्सली डबल बॉन्ड होने की वजह से, पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, है ना? ये क्या है? आसानी से ब्रेक नहीं होगा, डज नॉट ब्रेक इजली। तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो यहां पर आप SN1 SN2 इजीली करा ही नहीं पाओगे। जैसे अल्काइल हाइड में हम बहुत तेजी से करा रहे थे, अल्काइल हाइड में हम बहुत तेजी से करा रहे थे, मगर क्लोरोबेंजीन में नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे? क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो आप SN1 और SN2 नहीं करा पाओगे, है ना? नॉट अकर्स इजीली। सिर्फ स्पेशल केस में होगी, ओनली स्पेशल केस में अकर होगी, स्पेशल केस। कोई आप स्पेशल केस करोगे तब होगी। नॉर्मल में SN1 SN2 नहीं करेगा, स्पेशल केस में SN1 SN2 होगी, नहीं तो होगी नहीं। अब वो स्पेशल केस क्या हो सकता है देखो, अभी आगे पढ़ाएंगे। चलो अच्छा मैं लिख देता हूं स्पेशल केस क्या हो सकता है। देखो जैसे आप क्या करो, इसके ऊपर प्लस बढ़ाते चले जाओ, प्लस बढ़ाते चले जाओगे तो माइनस अटैक करने की पावर बढ़ती चली जाएगी। जैसे क्या किया आपने, इसके ऊपर NO2 बढ़ाते चले जाओ, तो जब NO2 बढ़ाते चले जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? NO2 क्या जनरेट करता है? NO2 जनरेट करता है प्लस चार्ज। NO2 क्या जनरेट करता है? NO2 जनरेट करता है प्लस चार्ज। ये देखो, तो स्पेशल केस में रिएक्शन करता है। जब आप क्या करो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप लगा दो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप लगा दो जो मेटा डायरेक्टिंग हो। ये देखो, एक बार इसकी वजह से प्लस माइनस, अब एक बार इसकी वजह से प्लस माइनस,
तो देखो 2 प्लस आ गया, यहां पे 1 प्लस आया और यहां पे 3 प्लस आए, इसकी वजह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अब ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब 3 प्लस आ गया, अब प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो माइनस अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो स्पेशल केस है कि बहुत सारे आप क्या करो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा दो, तो ये SN1 SN2 रिएक्शन करता है, मतलब SN2 रिएक्शन फिर करता है, फिर क्या है वो SN2 रिएक्शन कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि तुमने प्लस बढ़ाते चले गए हो, तो एरोमेटिक SN2 रिएक्शन हो जाती है, तब एरोमेटिक SN2 रिएक्शन हो जाती है। क्लोरोबेंजीन पे कोई SN2 नहीं होगी, मगर जब उसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा दोगे तब होने लगेगी, है ना। जब आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐड कर देते हो तब होने लगती है, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो ये तो रिएक्शन कर नहीं रहा है, इसकी वजह से तो अब रिएक्शन होनी नहीं, क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो रिएक्शन कौन करेगा? तो गौर से समझना, अब रिएक्शन कौन करेगा। देखो ये लोन पेयर नीचे आएंगे, तो जिसके पास लोन पेयर है तो ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से ये क्या देगा, EAS देगा। EAS का मतलब इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मगर ये डीएक्टिवेटिंग होता है। जनरली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाते हैं, मगर ये क्या है, नोट ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जनरली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ड्यू टू हाई माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन का आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। क्यों? इनका आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नीचे ला रहा है और आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऊपर खींच रहा है। आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट है तो प्लस चार्ज सप्लाई करेगा, माइनस आई इफेक्ट है तो प्लस चार्ज सप्लाई करेगा। तो आई इफेक्ट की वजह से पूरी रिंग में प्लस आ रहा है, छोटा छोटा। क्यों? आई इफेक्ट क्या करेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, आर दे रहा है, आई खींच रहा है, और आई का डोमिनेशन होता है, आई का डोमिनेशन है, जिसकी वजह से ये देखो, इसी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जरा देख लो, आप डर जाओगे। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लोगे तो डर जाओगे। क्या? रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लोगे तो डर जाओगे। क्यों? क्योंकि जो समझ में आ रहा है उससे उल्टा है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बड़ा खतरनाक केस है ये। ये देखो, अब आप कहोगे आई इफेक्ट की वजह से डीएक्टिवेट हो रहा है तो इसको सबसे लास्ट में होना चाहिए, आप इसको सबसे पहले करके बैठे हो। चेक करो, आई इफेक्ट की वजह से डीएक्टिवेट हो रहा है तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट तो एफ का होता है। तो
तो रिएक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा? ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ईएएस। तो अब जरा इस बात को मैं समझाता हूं कि ये कैसे है, गौर समझना। देखो, रेजोनेंस एक तरह का खांचा फिट करने वाली चीज होती है। खांचा एक जैसा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत तेजी से खींचता है। क्यों? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो ऐसा कुछ हो रहा होता है ना रेजोनेंस में। देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्यों? ऐसे घूमता रहता है। अब खांचा यदि सेम नहीं है तो फिटिंग में दिक्कत आती है, मतलब रेजोनेंस फिर वीक पड़ जाता है। और खांचा सेम कैसे नहीं है? गौर से देखो, कार्बन के पास हमेशा 2p ऑर्बिटल होता है, चेक करो। अब फ्लोरीन के पास 2p होता है, क्लोरीन के पास 3p होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। इसके पास 4p होता है, इसके पास 5p होता है। तो 2p का खांचा 5p के साथ अच्छे से सेट ही नहीं होगा, 2p का खांचा 2p के साथ बहुत अच्छे से सेट होगा। तो फ्लोरीन के केस में रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा होता है, आई इफेक्ट इतना डोमिनेशन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के खांचे सेम है, जबकि आई इफेक्ट ज्यादा है, मगर फिर भी रेजोनेंस बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? कि दोनों के खांचे सेम है, दोनों के पास 2p ऑर्बिटल है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो रेजोनेंस वीक पड़ता जाएगा। क्यों? खांचे अलग अलग है। तो आई इफेक्ट नीचे जाने पे डोमिनेट करता चला जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जनरली बच्चे गलत लगा देंगे, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ रही है। हाँ, प्रिपरेशन खत्म हो गई बेटा प्रिंस, प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब कुल मिला के सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, जानते हो क्या? कि भाई क्लोरोबेंजीन सिर्फ ये करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 नहीं कर पाएगा। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिर्फ स्पेशल केस में करेगा। और वो स्पेशल केस क्या है? कि जब बेंजीन रिंग से 2-3 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो, 2-3 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो तब कर पाएगा, अटैच हो तब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस चार्ज को बहुत बढ़ा देंगे, तो जब प्लस चार्ज बहुत बढ़ जाएगा तो अटैक इजीली हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ एक ही रिएक्शन करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कुछ आएगा कहां जोड़ते जाओगे? आर्थो पैरा आर्थो पैरा आर्थो पैरा आर्थो पैरा, बस कुछ करना ही नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल देखो आर्थो पैरा पे मार दो, इलेक्ट्रोफाइल देखो आर्थो पैरा पे मार दो, इलेक्ट्रोफाइल देखो आर्थो पैरा पे मार दो, बस इलेक्ट्रोफाइल देखो आर्थो पैरा पे मार दो, और कुछ नहीं होना है। क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल देखोगे आर्थो पैरा पे मार दोगे, इलेक्ट्रोफाइल देखोगे आर्थो पैरा पे मार दोगे, और कोई रिएक्शन होनी नहीं है। SN1 SN2 बेचारा कर नहीं पा रहा है। SN1 SN2 तब कर पाएगा जब उसके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हो, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका CSD। आपने मॉलिक्यूल का नेचर पकड़ लिया है, अब कुछ नहीं करना है। अब वो एक रिएक्शन करे या 1 लाख रिएक्शन करे, वो एक रिएक्शन करे या 1 लाख रिएक्शन करे, करना यही है, इसको करना यही है। बस आर्थो पैरा देखना है, रिंग पे मार देना है। ये कब रिएक्शन करेगा? जब ये हो। या फिर मेटल के केस में बुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन है ना, बुर्ज फिटिक रिएक्शन, वो सब करेगा। तो बस अब आप चालू हो जाओ, अब आप क्या है, चालू हो जाओ रिएक्शन करने में। बताओ भाई। अच्छा हाँ, ये देखो, इस रिएक्शन को बता देता हूं, ये एक स्पेशल रिएक्शन है। देखो, ये है डाउ प्रोसेस, ये SN2 रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर हाई कर रखा है। ये देखो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हाई कर रखा है। तो ये SN2 रिएक्शन करके बड़ी मुश्किल में SN2 रिएक्शन करता है ये,
ये बनाता है फिनॉल। ये देखो डाउ प्रोसेस। अब इसमें भी SN2 होगी, क्यों? ये इसको निकाल देगा, डाउ प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस, है ना, इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है। मैं इसके बारे में लिख देता हूं। क्लोरोबेंजीन only react with NaOH at very high temperature। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगी, वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से हो रही है ये। ऐसे NaOH डाल दोगे तो नहीं होगी, ठीक है। वो टेम्परेचर कितना है? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 450 के आसपास का टेम्परेचर। तब OH जो है Cl को रिप्लेस कर पाता है। इसको डाउ प्रोसेस कहते हैं। अब OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर भी मैंने कहा था कि ना स्पेशल केस में होगा बस, तो वो स्पेशल केस यही वाला है, इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया। बात समझ पाए? OH न्यूक्लियोफाइल है भाई, हमारा OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये Cl को रिप्लेस कर देगा। न्यूक्लियोफाइल रिंग पे तो अटैक कर ही नहीं सकता, रिंग पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। अब देखो वही डाउ प्रोसेस है। OH क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अब रिप्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। देखो मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं तो देखो टेम्परेचर कम हो गया। मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं तो देखो टेम्परेचर कम हो गया। कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो गई, क्यों? क्योंकि मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं। क्यों? क्योंकि मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं। देखो टेम्परेचर कम हुआ फिर भी रिएक्शन हो गई। ये देखिए है। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया Br को। बहुत स्लो रिएक्शन होती है याली, बहुत स्लो रिएक्शन। ये देखिए Br को रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएगा। अब देखो ये Cn है, Cn रिप्लेस कर देगा। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल दिखे रिंग पे ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल दिखे Cl को रिप्लेस कर दो। सिंपल सा लॉजिक है। देखो न्यूक्लियोफाइल दिखा, Cl या Br को रिप्लेस कर दो। इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा रिंग पे ऐड कर देना। ये देखो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, Cl या Br को रिप्लेस कर रहे हैं। अब न्यूक्लियोफाइल दिखेगा तो रिंग पे ऐड कर देंगे, जैसे ये देखो। अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दिखा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल दिखा, रिंग पे ऐड कर दो। ये हेलोजिनेशन है तो कहां पे ऐड होगा? आर्थो पे। और कहां पे ऐड होगा? आर्थो पे और पैरा पे। क्यों? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। ये कैसा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये देखो हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल दिखा रिंग पे ऐड हो गया। ये बताओ अब देखो ये क्या है? नाइट्रेशन। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2+2। कहां पे ऐड करोगे? आर्थो पे, पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल दिखे रिंग पे ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल दिखे, इलेक्ट्रोफाइल दिखे रिंग पे ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल दिखे कहां पे ऐड करोगे? Cl को रिप्लेस कर दो या Br जो भी लगा हो। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन है ना। इलेक्ट्रोफाइल दिखे रिंग पे डालो, न्यूक्लियोफाइल दिखे हेलोजन को रिप्लेस करो। अब ये देखो सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन कंसंट्रेट H2SO4 ले लो या ओलियम ले लो, इसको ओलियम कहते हैं, है ना, या फ्यूमिंग H2SO4 ले लो। ये सब क्या करते हैं? SO3H को ऐड करते हैं।
जबकि इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, सब लोग ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है, मगर फाइनल ऐड होके क्या आता है ये। तो बस कहां पे ऐड करोगे, आर्थो पे, पैरा पे। इसकी डिटेल मैं पढ़ा चुका हूं, आप चेक करना। आर्थो पे ऐड कर दिया, पैरा पे ऐड कर दिया, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा रिंग पे ऐड कर देना, न्यूक्लियोफाइल दिखे स्ट्रॉन्ग, Cl को रिप्लेस कर देना। अब देखो ये फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, R पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल दिखा, रिंग पे ऐड कर दो। कहां कहां ऐड करोगे, ये सब पढ़ा चुके हैं हम लोग पीछे, आर्थो पे, और कहां ऐड करोगे, पैरा पे। आर्थो पे ऐड कर दिया, पैरा पे ऐड कर दिया, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल दिखा, रिंग पे ऐड कर दिया। अब देखो फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल दिखे, रिंग पे ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल दिखे, Cl को रिप्लेस कर दो, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, रिंग पे ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल दिखेगा, Cl को रिप्लेस कर देंगे। बात समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल दिखा, रिंग पे ऐड हो गया, और रिंग पे कहां ऐड करोगे, आर्थो और पैरा पे। देखो फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और आ जाओ, अब ये रिएक्शन भी आप पीछे पढ़ चुके हो, है बुर्ज रिएक्शन। अब ये एल्काइल लाइट की है, क्योंकि एरोमेटिक लोगे तो बुर्ज थोड़ी बोलोगे, फिर तो बुर्ज फिटिंग बोलोगे, तो यहां से ये हटा देता हूं, ये अपने काम की नहीं है। क्यों, हम तो एरोमेटिक हैलाइड पढ़ा रहे हैं ना, और कंफ्यूजन आ जाएगा। ये करो फिटिक रिएक्शन, अब दोनों एरोमेटिक हैं तो फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, जुड़ गए, ये मेटल की रिएक्शन है, ये भी पीछे पढ़ा चुका हूं, बाइफिनाइल बन जाएगा, 2NaX निकल गया, है ना, ये पीछे कर चुके हो। अब आंसर बताओ, यहां पे क्या है, एरोमेटिक एलिफेटिक, बुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब ये क्या होगा, निकल गया, क्या बन गया, ये सब तो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, मगर मैं क्वेश्चन वाइज आपको करा दे रहा हूं, जैसे थोड़ा सा रिवीजन पैरेलल में चलता रहा। बेटा E2 रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करती है, बता दिया है। टेम्परेचर चेंज करने से पूरी मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, ऐसा कोई खास नहीं होता है ना, ये सब फर्जीपना है। E2 रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करेगी, जब वो बहुत हाई टेम्परेचर लिखे तो E2 करा दो, जब वो बहुत हाई टेम्परेचर लिखे E2 करा दो। कल कराया तो है, कल नहीं परसों, परसों कराया तो था। अब देखो ये क्या है, ये भी वही है, ईथर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ऐसे, ये देखो है। अब इसको बताओ, उल्मन रिएक्शन ध्यान है सबको, जब कॉपर पाउडर की रिएक्शन कराते थे तो ये निकल गया, बेंजीन बन गया, पीएच सिंगल बॉन्ड पीएच। अब इसमें देखो ये है हेलोजन, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे, आई से आई जुड़ेगा ना, देखो आई से आई जुड़ गया। अब आई के अर्जसेंट पे NH2 है, तो आई ये था, आई का अर्जसेंट ये है, आई ये था तो आई का अर्जसेंट ये है, ये देखो, है ना। मान लो इसका कोई आंसर ये बना दे तो भी ठीक है,
ये देखो भाई, मान लो एक रिंग घूम गई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तब जोड़ा ऐसे, ये देखो, है ना? तो ये भी ठीक है। अब देखिए, ये सारे आपको केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ा दी है, जितनी भी थी सब पढ़ा दी। देखो है, जितनी भी थी सब पढ़ा दी है। नोट करने का, अच्छा नोट करने का टाइम दे देता हूं। हाँ, जितनी थी सब पढ़ा दी। हाँ, जितनी थी सब पढ़ा दी। ये देखो क्लोरोबेंजीन का सब, ये देखो, ये देखिए, सब क्वेश्चन करा दिए। अब गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था सर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं एक सीट भी दूंगा आपको, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जगह, जैसे आप उसको कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। आज हमारा एल्काइल एराइल खत्म हो जाएगा, कल से अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ रह गई है। चलो अब देखो, एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूं, एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूं। देखो आरएक्स होता कैसा है, तो पहली बात ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? आरएक्स में पोलरिटी होगी भाई, ये प्लस और ये माइनस, तो ये पोलर होते हैं मगर कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यदि इन पे सनलाइट पड़ जाए, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर, शो कलर। यदि इन पे सनलाइट पड़ जाएगी तो उसमें से ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर शो करने लगेंगे, नहीं तो कोई कलर नहीं शो करेगा। यदि लाइट नहीं पड़ी है तो ये सब के सब कलरलेस होते हैं, मगर सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमाइड और आयोडाइड में कलर आने लगता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमाइड और आयोडाइड में कलर आने लगता है। ये कैसे होते हैं? जर्नली ये कैसे होते हैं? स्वीट स्मेल के होते हैं। स्मेल कैसी होती है? अच्छी होती है। बट ये टॉक्सी होते हैं, ज्यादा स्मेल करोगे तो टॉक्सी होगे, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, मतलब बेहोश हो जाओगे, है ना? बेहोश हो जाओगे, बट टॉक्सिव नेचर के होते हैं। बट इन टॉक्सिव नेचर, ज्यादा स्मेल करने पर बहुत दिक्कत आ जाएगी। वैसे स्वीट स्मेल होती है, मगर बहुत ज्यादा इनहेल कर लोगे तो बेहोश हो जाओगे। तो अल्काइल लाइट पोलर मॉलिक्यूल है, कलरलेस होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमाइड आयोडाइड में कलर आ जाता है। ये स्वीट स्मेल होती है, मगर बहुत ज्यादा इनहेल करने पर आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, आप क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। अब गौर समझो, गौर समझिए, जो हमारे फ्लोराइड है, मिथाइल ग्रुप फ्लोराइड, देखिए मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैस, ये गैस होते हैं।
इसके बाद वाले क्या होते हैं, लिक्विड या सॉलिड, बट अदर एल्काइल हैलाइड आर लिक्विड और सॉलिड। बाकी लिक्विड है या सॉलिड है। गैस कौन कौन है देख लो, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ये गैस हैं। इसके अलावा जो हैं वो सब बच्चों कैसे होते हैं, लिक्विड होंगे या हमारे सॉलिड होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जरा समझो, इसके बाद देखो, अब हमारे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। कौन कौन सी, देखो, बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो बॉन्ड लेंथ का यदि ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों, अरे भाई एटम का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एटम का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्यों, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है। कार्बन के न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। तो यार ये एटम बड़ा है तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी, रेडियस बड़ी होगी तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। फिर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब इसकी बात करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खांचा फिट करने की बात आ गई। अब 2p का 2p के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, 2p का 2p के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। 2p का 2p के साथ बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, 2p का 3p के साथ और वीक, 2p का 4p के साथ और वीक, 2p का 5p के साथ और वीक। ये कार्बन है और ये हैलोजन है, ऐसे बॉन्ड फॉर्म होंगे। कार्बन का हमेशा 2p रहेगा, फ्लोरीन के केस में ये आएगा, क्लोरीन के केस में ये बॉन्ड आएगा, ब्रोमीन के केस में ये बॉन्ड आएगा, आयोडीन के केस में ये आएगा। तो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है क्योंकि सेम टाइप का खांचा है। तो इसीलिए CH3, फिर ये, फिर ये, फिर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात आई। जो बॉन्ड स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। यही ऑर्डर किसका है, यही ऑर्डर किसका है, सेम ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, यही ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ध्यान रखिएगा यही ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ गया, देखो ऐसे ये भी पूछा जाएगा। अब इसके बाद आता है डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर, डाइपोल मूवमेंट। अब देखो बच्चों डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर कैसे निकालोगे। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, जैसे ये देखो ये हमारा पोलर बॉन्ड है ऐसे, और इनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट बनता है जाके ऐसे, डाइपोल मूवमेंट बना Q इंटू L, ये डिस्टेंस और इनमें से कोई एक चार्ज, तो कोई एक चार्ज और ये डिस्टेंस,
ये है डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट में दो वेरिएबल है, एक चार्ज और एक डिस्टेंस। चेक करो, डाइपोल मूवमेंट में क्या है, दो वेरिएबल, एक चार्ज एक डिस्टेंस। देखिए भाई दो वेरिएबल है, एक है चार्ज और एक है डिस्टेंस। तो डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू एल, Q इंटू एल। और Q क्या है, चार्ज कितना है डेल, कोई एक ले लो, साइन के साथ नहीं लिया जाता है। और लेंथ क्या है एल, एल बोल दो या आर बोल दो। तो डाइपोल मूवमेंट दोनों के मल्टीप्लायर के रिजल्ट से आएगा, चार्ज और लेंथ के मल्टीप्लायर से रिजल्ट से आएगा। चेक करो, तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो होता है बच्चों ये होता है, एक मिनट फोन बज रहा है, आप लोग देखो जरा बच्चों। देखो बच्चों, तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आता है ये, गौर सुनना, क्यों, क्योंकि आप डर जाओगे देख के, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, जेई में तो मैंने ध्यान दो तीन बार आ चुका है और नीट में भी आएगा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में आता है। अब देखो यहां पे इसका डाइपोल इससे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, गौर समझना। Cl का जो चार्ज होता है वो कम होता है, क्लोरीन का चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज का ऑर्डर ये है, देखो बच्चों, चार्ज का ऑर्डर ये है और लेंथ का ऑर्डर ये है। लेंथ का ऑर्डर ये है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है ये, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, फिजिकल केमिस्ट्री लिखा है क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है, लिखा तो है फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, आप जरा इसको एक्सप्लेन करो बच्चों, एक मिनट में आया यार। एक्चुअल में यार घर में कोई था नहीं, जिसकी वजह से कोरियर वाला आया हुआ था। तो अच्छा देखो, तो डाइपोल मूवमेंट इन दोनों का मल्टीप्लायर है, जरा गौर समझो। तो फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा है, देखो ये देखो है, तो होता क्या है, दोनों का मल्टीप्लायर डाइपोल बनेगा। डाइपोल क्या बनेगा, ये बनेगा,
ये वैल्यू डाइपोल बनेगी, ये वैल्यू डाइपोल बनेगी। तो इसमें कोई एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, ऐसे, सॉरी ऐसे, ये देखो दो वेरिएबल है। तो लेंथ जो होती है, लेंथ की वजह से इसका डाइपोल ज्यादा आता है इससे। तो रीजन क्या होता है कि क्लोरीन का डाइपोल फ्लोरीन से ज्यादा आ रहा है ड्यू टू लॉन्ग बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ Br की है, उससे भी ज्यादा I की है, मगर चार्ज का मल्टीप्लाई हो जाता है जिससे वैल्यू छोटी हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे आपको समझ में आए। देखना, आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में खूब आता है और बच्चों का हमेशा डाउट रहता है कि यार ये आप कह कैसे रहे हो भाई, बॉन्ड लेंथ यदि यहां ज्यादा है तो Br में तो उससे भी ज्यादा है कि नहीं। तो देखो जरा, मैं आपको इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करता हूं तो आप थोड़ा अच्छा समझ पाओगे। अब देखो, चार्ज सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने माना 10 चार्ज है, और लेंथ सबसे कम है, मैंने माना 2 लेंथ है, आंसर है 20। अब इसका देखो, चार्ज इसका कम है 8, इससे कम चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। अब लेंथ इससे ज्यादा होगी, ये देखो लेंथ उससे ज्यादा है, चार्ज इससे कम है, देखते जाओ, चार्ज कम होगा, ये देखो ऐसे, लेंथ इससे ज्यादा होगी, ये देखो, चार्ज इससे कम होगा, ये देखिए, लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ये लो कर लो। अब देखो लेंथ लगातार बढ़ा रही है, चेक करो, लेंथ लगातार बढ़ रही है, चार्ज लगातार कम हो रहा है, मगर यहां पर ये देखो देखो है, तो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट CH3F से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, डाइपोल मूवमेंट दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, एक्सेप्शनल नहीं है खुशी, एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता है, हर एक चीज का लॉजिक होता है। दो वेरिएबल थे, अब दो वेरिएबल में यदि एक ही वेरिएबल डोमिनेट करे तो आप तो कॉन्सेप्ट बना दोगे कि भाई एक वेरिएबल डोमिनेट कर रहा है इसलिए आंसर ये है, मगर एक वेरिएबल नहीं डोमिनेट कर रहा है, कभी कभी एक कर रहा है, कभी कभी दूसरा वेरिएबल डोमिनेट कर रहा है। ये देखो, सिर्फ एक वेरिएबल आंसर नहीं निकाल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है। तो CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट CH3F से ज्यादा होता है, ऐसे रीजन क्या है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। अब और आगे आ जाओ, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसको समझो, देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो ये है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। ये देखो आप देखते जाओ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ये देखिए ऐसे। मगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट सेम कर दिया जाए,
जैसे ये देखो, ये देखो, एक मिनट, इसमें एक कार्बन और जोड़ो, नहीं तो टर्सरी नहीं बनेगा। सेकेंडरी, अब ये टर्सरी। ये देखो, अब क्या ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का? अब ये क्या है? आइसोमर्स है, आइसोमर ऑफ अल्काइलाइड। यहां मॉलिक्यूलर वेट का वेरिएबल है ही नहीं, आइसोमर्स ऑफ अल्काइलाइड। तो जब आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा ही, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मगर ये कब करोगे? आइसोमर्स के केस में, ये आइसोमर्स के केस में लगेगा, आइसोमर्स के केस में। आइसोमर्स के केस में अप्लाई करना है, ऐसा ना हो कि सब में कहीं अप्लाई कर दो जाके। बॉन्ड लेंथ कैसे निकाली? कैफ, अरे यार एक ऐसे ही लिखा है आपको थ्योरी समझाने के लिए, नहीं तो किसी के ऊपर 10 चार्ज थोड़ी आ सकता है, एक चार्ज तो किसी के ऊपर आता नहीं है, 10 कहां से आ जाएगा? ये तो एक नंबर ऐसे दिए हैं जैसे आप लोग समझ पाए कि ऐसा हुआ कैसे है ना। मैंने जो बॉन्ड लेंथ और चार्ज के नंबर दिए वो अपनी तरफ से दिए हैं, वो निकाले नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये देखिए, तो आइसोटोप के केस में, आइसोमर्स के केस में क्या करोगे? ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से आप चलोगे। क्लियर है? अब इसमें से ये वाला केस ध्यान रखना, यदि ये केस आता है और एनसीईआरटी में दिया है तो आएगा, एनसीईआरटी में दिया है तो आएगा, ध्यान रखना। देखो आर्थो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन, ये देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आए, तो बॉइलिंग पॉइंट आए तो क्या लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट आए तो क्या लिखना है, बताओ। मैं जरा एक बार पानी मार दूं, अरे माँ भाई पानी ही खत्म हो गया है, चलो अब क्लास खत्म करके ही पियेंगे। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आए तो आर्थो पहले, पैरा फिर मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो पहले पैरा फिर आर्थो फिर मेटा। क्यों? इसमें पैकिंग का रोल होता है, इसमें पैकिंग का रोल नहीं होता है, तो पैकिंग के हिसाब से ये और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया है, मतलब डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी में, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, डाटा गिवन है। नहीं तो रटने वाली चीजें कम पूछी जाती हैं, ना के बराबर कोई एक दो क्वेश्चन आता है, मगर ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, किसकी किसकी? एल्काइल लाइट की। एल्काइल लाइट की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है,
सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए, केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, सब बता दिया, पूरा का पूरा एल्काइल हाइड्राइड बता दिया। ये देखो, बात समझ पाए सब लोग? हाँ, इसको याद करना है, इसको याद करना है। सॉरी, कहां चला गया? हाँ, ये इसको याद करना है, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पूरा मैंने बता दिया है। अब हमारे पास क्या काम है, गौर से सुनो। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो या अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट कर लो। ये मेल्टिंग पॉइंट, अरे इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही है, इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही आएगा जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट। जब आइसो, अरे भाई आज पता नहीं क्या बात है, ये दर्द कर रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करें? अच्छा, मल्टी स्टेप क्वेश्चन दे दो, ठीक है, मल्टी स्टेप क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, एक और बात, आज शाम को जो है ना, मैं वो पढ़ाऊंगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। शाम को जो वाईटी पे 4 बजे क्लास होती है ना, उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारा पढ़ाऊंगा। 1.5 से 2 घंटे क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा। तो सारे बच्चे ऑन टाइम रहिएगा और अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और जो भाई मैंने नोट्स दिए उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि इस संडे के टेस्ट में भी लिक्विड सोल्यूशन आ रहा है, इस संडे के टेस्ट में भी लिक्विड सोल्यूशन आ रहा है, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं, क्वेश्चन कर लो। चलो, सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। मिक्सअप क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखता हूं क्या बताते हो, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। सभी बच्चों को आंसर बताना है। ये बताओ, मैंने पूछा है बी क्या है। आप लोग क्वेश्चन करना चालू करो, मैं आपके लिए प्रोडक्ट तैयार करता हूं कि बी क्या है, ठीक है, कि बी क्या है आपको बताना है सब लोगों को। पूरे चैप्टर से क्वेश्चन दूंगा, मिक्सअप, बताओ, सारे लोग बताएं। RMGX आपने डाला है, अब RMGX क्या करता है आप जानो। RMGX आपने एल्काइन में डाला है, RMGX क्या करता है मुझे नहीं पता, वो आप जानो, अपना पढ़ा रखा है और हो सकता है ये क्वेश्चन भी करा रखा हो। तो देखो, RMGX क्या होता है, या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, दो ही चीज होती है। अब यहां पर क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तो ये प्रोटॉन खींच लेगा, और जब प्रोटॉन खींच लेगा तो ये बना ए, प्रोटॉन खींच लेगा तो ये बना। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख देते हो भाई, प्रोटॉन खींच के क्या बनाएगा, मेथेन, प्रोटॉन खींच के क्या बनाएगा, मेथेन, ये और ये मिलके मेथेन बनाएंगे, मगर ए मेथेन नहीं हो सकता, क्यों, यदि ए मेथेन है तो मेथेन की रिएक्शन CH3Br से कैसे होगी, मेथेन की रिएक्शन CH3Br से हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ए मेथेन नहीं है, ए ये है,
ये। अब ये क्या है, ये क्या है, सी पे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, सी पे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बाहर कर दिया। सी पे निगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बाहर कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। सी पे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बाहर कर दिया है, अटैक करके बाहर कर दिया। चलिए अब इसको करिए सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करें और आंसर बताएं। देखिए ठीक है, अच्छे से बताइएगा सब लोग। देखिए ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन मैंने ऐसे करा दी, कुछ ए बन गया। इसकी रिएक्शन मैंने इस एल्काइल हैलाइड से करा दी, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और बी बन गया ऐसे। अब मैं पूछ रहा हूं बी इज, बताओ सारे लोग बी क्या होगा। बी क्या होगा, बताइए। अब देखो पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन है कि नहीं है। कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से कराई जा रही है, तो क्लोरोबेंजीन बन गया, न्यूक्लियोफाइल देखो हटा दो, इस जगह पे प्लस है, न्यूक्लियोफाइल Cl है। अब ये कौन सी है, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो ये अपने को रीअरेंज करके टर्सरी में कन्वर्ट होगा ऐसे। प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करके टर्सरी में कन्वर्ट होगा। और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। तो यहां पे पैरा वाला प्रोडक्ट है, आर्थो वाला ही नहीं। आर्थो में यहां Cl नहीं लगा है, तो ये देखो आंसर आ गया। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा वाला बनेगा नहीं। यहां पे ये देखो, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए गलत है। कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंज भी करेगा, और यहां पे Cl नहीं है, सिर्फ यही आंसर प्रॉपर। ऑप्शन ए में बैलेंसी ज्यादा है, ओके बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। ये लो, समझ पाए कैसे किया। अच्छा अब इसको करो सारे बच्चे।
चलिए इसको करिए, ठीक है। बताओ भाई, सी क्या होगा? बताइए, सब लोग बताइए। अब देखो, आपने एच बी आर एक्सेस में डाला है, तो जब एच बी आर एक्सेस में डाला है तो एक प्लस एक माइनस, 2 बार एच बी आर ऐड हो जाएगा। ये देखो भाई, प्लस माइनस, माइनस पे प्लस गया, प्लस पे माइनस गया। अब आपने इक्वस एवज डाला है तो SN2 रिएक्शन हो गई। क्यों? एलिमिनेशन कर दोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो SN2 रिएक्शन हो गई तो 2 OH आ गए कार्बन पे, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल दिया। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल गया। तो जब वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा ऐसा कीटोन। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। आप चेक करो, कराया है एल्काइन में। अब यार ये मिला मेरा बी, अब आप रिडक्शन करा रहे हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट क्या करता है? सबको रिड्यूस करता है, याद है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का रिडक्शन पढ़ाया था। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है, तो CO ग्रुप को किस में चेंज कर देगा? अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा? सॉरी, कीटोन को किस में चेंज कर देगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। कीटोन को किस में चेंज करता है? सेकेंडरी अल्कोहल में। अब ऐसा कहीं है? अच्छा, ये प्राइमरी अल्कोहल बना है, इसी को सही करना है, सेकेंडरी बनाओ। ये आंसर हुआ। जो हमारा कीटोन बना है अब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होता है। जरा वो टेबल देखो, वो टेबल देखो जहां पढ़ाया है मैंने।
सब लोग वो टेबल देखो जहां पढ़ाया है, क्लियर है? अब मैं आपको देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है? आप लोग आराम से 4 बजे मिलिएगा, 4 बजे हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को करेंगे। हाँ, और कल कल आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स लाऊंगा। कल सुबह एक शॉर्ट देख लेना, उस शॉर्ट में आपको केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट वो मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स। कोशिश होगी मेरी कि कल आ जाए आपके पास केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है? ठीक है, आज मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, ठीक है? आज कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए।